हेलो दोस्तों, मेरे चैनल राहुल विद कंटेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप इस रीजनिंग की सीरीज़ में हिस्सा ले रहे होंगे तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मैं इस रीजनिंग की सीरीज़ में वैसा ही क्वेश्चन को ला रहा हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दोस्तों, आप इस रीजनिंग की सीरीज़ के माध्यम से आप अपनी रीजनिंग की तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूती देंगे और आप 40-50 नंबर वाले लाने वाले व्यक्तियों की श्रेणी से बाहर चले जाएंगे। अर्थात आपका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा मेरिट के लिए भी। ऐसा भी होता है दोस्तों कि बहुत सारे लोग को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है फिजिकल के लिए, लेकिन मेरिट उनका नहीं बनता है। लोग करते क्या है कि जब एग्ज़ाम आता है तो ही उनकी तैयारी करते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपके घर वाले आपके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस क्लास में बने रहेंगे और इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत में अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, अगर आपको लगे ये वीडियो आपकी काम की है, तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। मैं अपने इस सेशन में YouTube के हर एक चैप्टर को लाने का मैं प्रयास किया हूं और मैं उन्हीं सारे क्वेश्चनों को लाया हूं जो कि इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है। मैं इजी क्वेश्चनों को मैं लाता ही नहीं हूँ। रीजनिंग की क्लास करने का उद्देश्य आपका एक होना चाहिए कि आपको रीजनिंग में कुछ सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग दोस्तों करते क्या हैं कि अगर वो 20 क्वेश्चन ला रहे हैं तो 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन ऐसे ला रहे हैं जो आप जानते हैं उसको, मतलब उस क्वेश्चन को। वे लोग इतना इजी क्वेश्चन को लाते हैं। तो आप लोगों को ऐसे चंगुल में नहीं पढ़ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि ट्रैक्टर को 14 लिखा जाता है और अगर ट्रॉली को 14 लिखा जाता है तो स्कूटर को क्या लिखा जाएगा। आप इसमें से देखिएगा दोस्तों, ट्रैक्टर एक लंबा वर्ड है और उसे कोडिंग किया गया है मात्र 14 से। ट्रॉली एक लंबा वर्ड है और उसे मात्र कोडिंग किया गया है 14 से। अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू को लिखेंगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब हम दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे। मेरा पहला कॉन्सेप्ट फेल हो गया तो हम इसकी लेटरों की संख्या को काउंट करेंगे। तो आप दोस्तों देखेंगे कि ट्रैक्टर में दोस्तों 7 लेटर आपको दिखाई देंगे। TRACTOR 7 अक्षर है और इसे कोडिंग किया गया 14 से। चलिए हमें एक समझ में आ रहा है कि 14 7 का एक फैक्टर है। एक है दोस्तों ट्रॉली। देखिए ट्रॉली में भी 7 लेटर है, TROLLEY, और उसे भी दोस्तों कोडिंग किया गया 14 से। हमें इन दोनों चीज़ों से समझ में आ गया कि लेटरों की संख्या को एक रैंडम नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। क्या कि लेटरों की संख्या को एक रैंडम नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब बोल रहा दोस्तों क्वेश्चन में कि स्कूटर को कैसे कोडिंग किया जाएगा, उसके लिए कोडिंग क्या होगा। आप देखेंगे कि स्कूटर में SCOOTER, इसमें भी दोस्तों 7 अक्षर हैं और उस 7 अक्षर को एक रैंडम नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर ईयर को 235 लिखा जाता है और अगर टीक को 7238 लिखा जाता है तो कराटे को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा तो आप इसमें एक चीज़ फाइंड कर पाइएगा कि जो ईयर में ए का कोडिंग 3 दिया गया है, वही टीक में ए का कोडिंग क्या दिया गया है, 3। अर्थात हमें समझ में आ रहा है कि एक रैंडम कोड दे दिया गया है और इन्हीं दोनों लेटरों के सहायता से अर्थात ईयर और टिक से कराटे को बना दिया गया है और उसका कोड को पूछा गया है। क्या, कराटे को पूछा गया, KARATE, कराटे को पूछा गया। अब देखिए के को किस चीज़ से कोडिंग किया गया है तो 8 से कोडिंग किया गया है। ए को किस चीज़ से कोडिंग किया गया है तो आपको दिख रहा है 3 से कोडिंग किया गया है। आर को दोस्तों 5 से कोडिंग किया गया। देखिए EAR में ईयर 235 लिखा हुआ है ना, 5 से। और ए का दोस्तों कोडिंग किया गया है 3 से, है ना। आप देख लीजिए EAR में 3 को आप देखेंगे दोस्तों मिला के कि 83-53 कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा। बच गया क्या, ऑप्शन नंबर डी। आपका 2 जो अंतिम जो लेटर है आपको उसको लिखना ही नहीं है, चाहे जो भी हो लिखा हो। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन की सहायता दोस्तों ज़रूर लेना है।
और ना कि आप ऐसा कि आप इससे बनाते चले जाएं। कम से कम अगर आप एक क्वेश्चन में 5 सेकंड का भी समय बचा रहे हैं तो आप सोचिए कम से कम 2-3 मिनट का समय बचा लीजिएगा सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यह है डायरेक्शन का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए वर्चुअल डायरेक्शन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये 4 डायरेक्शन है, अगर ये 4 डायरेक्शन है तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। दोस्तों इस वर्चुअल डायरेक्शन में अगर आपको दाहिने मुड़ने के लिए कहा जाए तो आपको घड़ी की चलने की दिशा में मुड़ना है, और अगर आपको बाएं मुड़ने के लिए कह दिया जाए तो आपको घड़ी की चलने की विपरीत दिशा में मुड़ना है। चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सॉल्यूशन में। क्या बोलते हैं क्वेश्चन, नितारा पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चलती है। दोस्तों पश्चिम का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, मान के चलिए कि अगर ये नितारा है ना, ये पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चलती है, फिर आगे है और बाएं मुड़ जाती है, उसके बाद 1 किलोमीटर आगे बढ़ती है। तो बाएं मुड़ने के बाद आगे बढ़ती है, तो हम बाएं मुड़े तो मुड़े किधर, तो घड़ी की चलने की विपरीत दिशा में, तो बाएं मुड़ना है हमें इधर और 1 किलोमीटर फिर से चल दिए। फिर है और फिर बाएं ओर मुड़ जाती है और फिर से 1 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं की ओर मुड़ती है। तो दोस्तों अब घड़ी बाएं मुड़ना है तो घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में हमें मुड़ना है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर फिर चल रही है। फिर आगे क्वेश्चन क्या है, और बाईं ओर मुड़ जाती है, एक बार और बाईं ओर मुड़ जाती है और उसके बाद 450 मीटर चलती है, ठीक है। अब देख लीजिए बाएं मुड़ रही है, इसका मतलब घड़ी की चलने की विपरीत दिशा में। देखिए घड़ी चलती है ऐसे करके, हमें चलना है घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में, अर्थात ऐसे करके चलना है ना। अब देखिए कितना चलती है, 450 मीटर चलती है। ये दोस्तों इसकी लंबाई 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर अर्थात 1000 मीटर, और 1000 मीटर में ये 450 मीटर इसी के लंबवत चल चुकी है। अब ये बोल रहा है कि नितारा अपने घर से कितनी की दूरी पे है, कितनी मीटर की दूरी पे है, तो पूरा का पूरा लंबाई 1000 मीटर है, और वो 1000 मीटर में 450 मीटर की दूरी कवर कर चुकी है। तो बच गया कितना, तो 1000 माइनस 450 इक्वल टू 550 मीटर की दूरी पे है नितारा अपने घर से, ठीक है। चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। बस आप अपने कान में हेडफोन डाल लीजिए और इस क्लास को सुनते चले जाइए। अगर आपको क्लास की मूड स्लो लग रही है तो आप क्लास को फास्ट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कथन और निष्कर्ष से। बोलता है कि कुछ जगुआर चीते, दोस्तों इस साइलोगिज्म की क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे जो इजी होता है। बोलता है कुछ जगुआर चीते हैं, कुछ जगुआर चीते हैं, है ना। फिर बोलता है कि सभी जगुआर तेंदुए हैं। सभी जो जगुआर है मेरे भाई वो क्या है, तेंदुआ है। फिर बोलता है दोस्तों कुछ तेंदुए पैंथर हैं, और कुछ जो तेंदुआ है वो क्या है भाई, पैंथर है। मैं इसे यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, पैंथर, है ना। दोस्तों आप वेन डायग्राम को अगर आप इसे डायरेक्टली देखिएगा तो आपको लगेगा पता कि भाई क्या से क्या इन्होंने ड्रॉ कर दिया। बस जैसा जैसा कथन में कहते गया है आपको वैसे वैसे ही ड्रॉ करते चला जाना है। अब निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, देखिए कुछ तेंदुए जगुआर है। दोस्तों कुछ के संदर्भ में सही हो जाएगा, जैसे मैं आपको हमेशा समझाता हूँ। मान के चलिए कि अगर ये भारत है और ये दोस्तों यूपी है, हम बोल सकते हैं कि कुछ भारत यूपी है, लेकिन सभी के संदर्भ में गलत हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे कि सभी भारत यूपी है तो कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में यूपी के अलावा और भी अन्य सारे राज्य हैं। तो ऐसे में कुछ के संदर्भ में सही हो जाएगा और सभी के संदर्भ में गलत हो जाएगा। तो पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ तेंदुए जगुआर है, कुछ तेंदुए जगुआर है, ऐसा कहना बिल्कुल सही होगा, है ना। और नेक्स्ट है कि कुछ पैंथर चीते हैं। देखिए कुछ पैंथर चीते, देखिए चीते का बाउंड्री लाइन यहाँ है और पैंथर का बाउंड्री लाइन यहाँ पे है, ठीक है। जबकि कथन में
पैंथर और चीते के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और यहाँ पे मेरा बाउंड्री लाइन भी टच नहीं है, तो ऐसा कहना गलत होगा। तो ओनली निष्कर्ष नंबर 1 अनुसरण करता है, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस आंसर का। ठीक है, इस क्वेश्चन का, इस आंसर का मैंने कहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी चोटें घाव है। सभी चोटें घाव के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, और बोल रहा है कुछ घाव शारीरिक हैं, कुछ घाव शारीरिक हैं। निष्कर्ष में पढ़ते हैं, बोलता है कि कुछ घाव चोटें हैं, कुछ घाव चोटें हैं। दोस्तों कुछ के संदर्भ में सही हो जाएगा। अगर यहीं पे बोलता है कि सभी घाव चोटें हैं तो गलत हो जाता है। तो कुछ के संदर्भ में निष्कर्ष नंबर 1 सही है। निष्कर्ष नंबर 2 बोलता है कि सभी शारीरिक घाव हैं। अगर बोलता है कि कुछ शारीरिक घाव है तो सही हो जाता, क्योंकि घाव और शारीरिक का मात्र इतना ही बॉर्डर टच कर रहा है। तो कुछ के संदर्भ में सही हो जाता, और सभी जो बोल रहा है इसलिए ये निष्कर्ष नंबर 2 गलत हो गया। यहाँ भी ओनली निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा है, ऐसा कहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। चलिए हम लोग इसे अब मिटाते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मेरा एक ऐसा सेशन है जहां मैं फिजूल की बात किए हुए सीधा क्वेश्चन पे अटैक करता हूं, और मैं आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपको ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको दूं इसमें जो आपको समझ में आ जाए। ना कि अगर दोस्तों देखिए, अगर आपको अपनी देसी लैंग्वेज में बताई जाएगी तो ज़्यादा समझ में आता है किसी को भी। तो एक क्लास प्रोफेशनल मोड पे आप नहीं देख रहे हैं, आप सभी को पता है। देखिए बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। आप इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसे बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि आपने इसका आंसर क्या दिया है। दोस्तों आप देखेंगे आकृति नंबर ए, बी, सी और डी को देखेंगे, तो इसमें से दोस्तों देख रहे होंगे कि आकृति नंबर ए को जैसे अगर ऐसे है, ठीक है, तो इसे घड़ी की घूमने की दिशा में डायरेक्शन दिया गया है। आकृति नंबर दोस्तों अगर आप बी को देखिएगा तो भी दोस्तों इसे घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने की डायरेक्शन में इसे गति दिया गया है। ठीक है, आकृति नंबर सी को ऐसे करके किया गया है, ये भी दोस्तों घड़ी की घूमने की दिशा में है। आकृति नंबर डी को ऐसे किया गया है, ये भी दोस्तों घड़ी की घूमने की दिशा में घूम रहा है। जबकि आकृति नंबर बी ऐसा नहीं है, एक घड़ी की घूमने की विपरीत दिशा में इसकी डायरेक्शन को दिया गया है। तो आकृति नंबर बी असंगत है, विषम है, ऑड है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी दोस्तों विषम आकृति को चुनना है। इसमें अब इसमें दिमाग लगाइए, हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ी इजी लग रहा होगा आप लोगों को। ये नॉन वर्बल की क्वेश्चन है जो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ, 4 दोस्तों डायरेक्शन दे दिया गया है, और जो गोले दिए हुए हैं वो एक दूसरे के क्रॉस में दिए गए हैं। 4 डायरेक्शन है ना, और उन चारों डायरेक्शन में जो 2 गोले दिए गए छोटे छोटे, वो एक दूसरे के क्रॉस में दिए गए हैं। ऐसा भी किया गया है कि इसमें आकृति नंबर ए में क्रॉस में दिया गया है। आकृति नंबर बी में अगर छोटे छोटे जो गोले दिए गए हैं उसे भी अगर आप देखेंगे तो क्रॉस में दिया गया है। आकृति नंबर सी में भी जो 2 छोटे छोटे गोले हैं उसे क्रॉस में दिया गया है। लेकिन आकृति नंबर डी में 2 छोटे छोटे गोले क्रॉस में नहीं दिया गया है। अगर ये ऐसे करके है तो एक यहाँ दे दिया गया जो एक दूसरे के क्रॉस में नहीं है। ठीक है, अगर ये वाला यहाँ है तो एक यहाँ होना चाहिए, चाहे तो अगर एक यहाँ है तो यहाँ होना चाहिए। इसीलिए आकृति नंबर डी विषम है, और आकृति नंबर डी का उल्लेख ऑप्शन नंबर बी में किया गया है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भागा, भागा का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ प्लस हो तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा।
क्या क्या है 15। अब देखिए प्लस का बारे में क्या लिखा हुआ है, यदि प्लस को गुणा कहा जाए। फिर लिखा हुआ है 16। और दोस्तों गुणा को क्या है, भाग कहा, मतलब कि भाग देने को कहा गया है। और भाग को क्या देने के लिए कहा गया है, -15 गुना 16 भाग 16 दिया हुआ है। फिर भाग का अर्थ माइनस है, फिर 15 है, बराबर क्या होगा। सबसे पहले हम इसमें बोर्ड मास का नियम का यूज करेंगे। तो बोर्ड मास के नियम के तहत पहले क्या आ जाएगा, क्या आएगा बताइए, पहले गुणा आएगा कि पहले भाग आएगा। सबसे पहले भाग आएगा। देखिए 16 को 16 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा 1। और 15 को 1 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 15। और माइनस को 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0, है ना। तो 0 कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में। आपको इसमें से सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने के लिए कई बार एग्जामिनर आपको फंसाने का काम करती है वो, कि आपको बोर्ड मास सही से आता है कि नहीं आता है। तो बस आप बोर्ड मास के नियमों के तहत ही इसे सॉल्यूशन कीजिएगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बिना बोर्ड मास के नियमों का फॉलो किए हुए क्वेश्चन बन जाता है, तो आप सोचते हैं कि इसमें तो कैसे बन गया, ठीक है, जबकि वो क्वेश्चन ऐसा ही वो ऐसे भी बन जाता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 दिसंबर 2018 को गुरुवार है तो 6 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। 6 दिसंबर 2018, 6 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन है, तो गुरुवार है। गुरुवार का मतलब होता है थर्सडे, थर्सडे का मतलब बृहस्पतिवार। तो बोल रहा है कि 6 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। इसके बाद क्या आएगा 2019, फिर आएगा 2020, फिर आएगा 2021। 6 दिसंबर आप इसमें भी मान लीजिए, 6 दिसंबर यहाँ भी मान लीजिए, 6 दिसंबर यहाँ भी मान लीजिए। दोस्तों एक साधारण वर्ष में एक दिन का परिवर्तन होता है, एक दिन आगे बढ़ता है। और एक लीप ईयर के बाद 2 दिन आगे बढ़ता है उसके पिछले वर्ष के मुकाबले। जैसे अगर 2018 एक साधारण ईयर है, साधारण ईयर का कहने का मतलब है कि एक लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है क्योंकि इसमें 2018 में फरवरी का महीना 28 दिन का है, ना कि 29 दिन का। तो अगर 6 दिसंबर 2018 को गुरुवार था तो 6 दिसंबर 2019 को एक दिन बढ़ेगा। कितना दिन बढ़ेगा, एक दिन आगे बढ़ेगा। तो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार हो जाएगा। और दोस्तों 2019 भी एक साधारण वर्ष है। तो अगर 6 दिसंबर 2019 को शुक्रवार है तो 6 दिसंबर 2020 को पूरा पक्का पक्की एक साल हो रहा है। तो कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 2020 का जो साल है वो एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष है मतलब इसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। तो यहाँ पे 6 दिसंबर 2021 को 2 दिन आगे बढ़ेगा। तो शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार, और उसके बाद सोमवार आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी, इसमें सोमवार लिखा हुआ है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन कैलेंडर की क्वेश्चन से डर रहे होंगे तो शायद आपको इजी लग रहा होगा। मैं अपने इस तरह के सेशनों में मैं शामिल कर रहा हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को जो बहुत सारे लोग करते हैं क्या एग्ज़ाम में कि वो सब सोचते हैं कि इसे लास्ट में बनाएंगे, लास्ट में बनाएंगे। भाई जो क्वेश्चन हार्ड है आप उसको लास्ट में बनाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न चित्र में दी गई दोनों आकृतियों से कौन सी उत्तर आकृति बनाई गई है। प्रश्न चित्र दे दिया गया है, आपको देखना है कि इन दो चित्रों के मेल से कौन सा आकृति को बनाया गया है। अगर आप देखेंगे आकृति नंबर बी, तो आकृति नंबर बी तो बिल्कुल बन ही नहीं सकता है। आकृति नंबर सी ये थोड़ी सी इसमें से सस्पेंस है, लेकिन आकृति नंबर डी ये तो खैर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि जो ऐसा करके दिया हुआ है ए वाला पार्ट आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा उसमें। ठीक है दोस्तों, आप इसमें से देखिएगा, अगर आकृति नंबर ए को इसमें जो ऐसे कर दिया गया है ना, ऐसे कर दिया गया है, इनमें दोनों चित्रों का संयोजन है। एक तो ए वाला चित्र का संयोजन है जिसे मैंने पहले ड्रॉ किया, एक जो ए वाला चित्र का संयोजन है जिसे मैंने पहले ड्रॉ किया, और दूसरी कौन सा चित्र का संयोजन है, ये छोटे वाले जो चित्र जो ऐसे करके जो दिया गया है ना, ऐसे करके जो दिया गया है उस वाले चित्र का संयोजन कहाँ है, अब आपको दिखेगा, दिख रहा है।
तो आकृति नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और आकृति नंबर ए को लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए हम लोग अब इसे इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज का मेरे भाई अंतिम क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि उपरोक्त आकृति में त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात करना। दोस्तों किसी भी चतुर्भुज में अगर आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो सबसे पहले हम उसके खंडों की संख्या को काउंट कर लेंगे। देखिए इसमें कितने खंड है, 1 2 3 4। दोस्तों हम सबसे पहले चतुर्भुज हम इसका नाम दे देते हैं, अगर ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों इसका ट्रिक है कि सबसे पहले हम इसके खंडों की संख्या को लिख लेंगे। तो कितने खंड है, 1 2 3 4, और उस 4 को एक रैंडम नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात कितना आ जाएगा 8। तो 8 ए बी सी डी में टोटल त्रिभुजों की संख्या। उसके बाद क्या है, एक 9 10 11 और एक 12, अर्थात 4 और जुड़ गया तो कितना हो जाएगा 12। तो 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों आप YouTube की सच्चाई से रूबरू हो जाइए और आप वैसे लोगों के साथ ज़रूर जुड़ें जो बिना फिजूल की बात किए हुए सीधा क्वेश्चन पे अटैक करता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास करता है और वो ऐसे क्वेश्चनों को लाता है जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है। दोस्तों मैं अपनी ही तारीफ़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस आप मेरा इस चैनल से जुड़ जाएं मेरे भाई, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।